गैसीय स्टेट हमारा चल रहा था बच्चों। उसमें हमने सारा का सारा लॉ देख लिया था, पार्शियल प्रेशर का कॉन्सेप्ट देख लिया था। आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं एक नया कॉन्सेप्ट, हेडिंग दो पेलोड। तो देखो पेलोड क्या होता है। मान लो कि ये एक बलून है और इसमें हीलियम गैस भरा हुआ है। अब हीलियम गैस भरोगे तो गुब्बारा ऊपर की ओर जाएगा। तो जब ये गुब्बारा ऊपर की ओर जाएगा तो जो ये मैक्सिमम मास अपने साथ कैरी कर सकता है, ये गुब्बारा जब ऊपर की ओर जाएगा, तुम यहाँ पे मान लो मास को लटकाते हो, बहुत भारी मास अगर लगा दोगे तो ये ऊपर नहीं जा पाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो जिस मैक्सिमम मास को ये गुब्बारा लेकर ऊपर जा सकता है उस मास को हम बोलते हैं पेलोड। ठीक है, ये हमारा पेलोड है। तो एक चीज़ तुम बचपन में पढ़े होगे, फोर्स ऑफ बायोंसी। फोर्स ऑफ बायोंसी क्या होता है? ये गुब्बारा जितना एयर को डिस्प्लेस करता है, ये गुब्बारा जहाँ कहीं भी है तो अपने वॉल्यूम के बराबर एयर को डिस्प्लेस कर रहा है। तो जितना एयर को डिस्प्लेस कर रहा है उस एयर के वेट के बराबर फोर्स ऊपर की ओर लगता है, उसी को हम बोलते हैं फोर्स ऑफ बायोंसी। ठीक है, डिस्प्लेस्ड वेट ऑफ एयर बाय द बलून। ठीक है, गुब्बारे के द्वारा जो भी एयर डिस्प्लेस होगा उसका जो वेट होता है ना, इज कॉल्ड फोर्स ऑफ बायोंसी, है ना। इसे हम बोलते हैं फोर्स ऑफ बायोंसी। किधर की ओर लगता है ये? तो ये फोर्स ऑफ बायोंसी जो है ना, अगर मान लो इसे एफ से रिप्रेजेंट करें तो ये ऊपर के डायरेक्शन में लगता है ना। इट्स डायरेक्शन इज अपवर्ड एट दी बलून। गुब्बारे पे इसका डायरेक्शन अपवर्ड होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ हो क्या रहा है, ये जो हमारा पेलोड है, मान लो इसका मास mp है, mp। तो यहाँ पे नीचे की ओर फोर्स कितना लग रहा होगा? हम बोल सकते हैं कि नीचे की ओर जो फोर्स होगा वो mp इंटू जी लगेगा, mg, है ना, मास ऑफ पेलोड इंटू जी। साथ साथ और कौन सा यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा? तो जो थ्रेड है उसे हमने मान लिया कि ये मासलेस है। जो गुब्बारे का मटेरियल है उसका मास दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। तो सपोज करो गुब्बारे का मास तुमको दे दिया, तो गुब्बारे का मास अगर हम मास ऑफ बलून लिखें तो इसमें भी जी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। साथ साथ गुब्बारे के अंदर में जो गैस है उस गैस का भी मास नीचे की ओर लग रहा होगा, मास ऑफ गैस इंटू जी। तो एक बात बताओ, ये गुब्बारा ऊपर की ओर कब जाएगा? जब नेट फोर्स ऊपर का नीचे वाले सारे फोर्सेस के सम से बड़ा हो, तभी ये ऊपर जाएगा। तो हम लिख सकते हैं फॉर अपवर्ड मोशन ऑफ बलून, है ना, गुब्बारे के ऊपर जाने के लिए। तो ऊपर में फोर्स कौन सा लग रहा है? एफ बी लग रहा है, फोर्स ऑफ बायोंसी। ये बड़ा होना चाहिए, किससे बड़ा होना चाहिए? चाहे बराबर होना चाहिए। नीचे जो भी फोर्स लग रहा है सारा का सारा फोर्स उसके समेसन के। तो नीचे कौन कौन सा फोर्स है बच्चों? बलून का मास, गैस का मास और पेलोड का मास, उसने जी से मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहाँ हम लिख सकते हैं मास ऑफ गैस जोड़ मास ऑफ बलून जोड़ मास ऑफ पेलोड, और बाहर में हमने लगा दिया जी। ठीक है, अब बताओ फोर्स ऑफ बायोंसी किसके बराबर था? तो फोर्स ऑफ बायोंसी डिस्प्लेस्ड एयर का वेट था। तो हम लिख सकते हैं कि जो फोर्स ऑफ बायोंसी है वो मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर इंटू जी लगा सकते हैं हम। और इस वैल्यू को अगर तुम यहाँ पुट कर दोगे तो आ जाएगा मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर इंटू जी बड़ा चाहे बराबर होगा मास ऑफ गैस प्लस मास ऑफ बलून प्लस मास ऑफ पेलोड। ठीक है, और इसमें मल्टीप्लाई हो गया जी से जी कट गया। तो यहाँ से अगर निकालोगे मास ऑफ पेलोड बच्चों, तो ये छोटा चाहे बराबर आना चाहिए। मास ऑफ पेलोड जो है वो लेस देन वाले डायरेक्शन में है। तो इसको अगर हम लेफ्ट साइड में लिखें तो इनइक्वलिटी उल्टा हो जाएगा।
और बाकियों को इस साइड भेज दो तो क्या आ जाएगा, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर माइनस मास ऑफ गैस माइनस मास ऑफ बलून। ठीक है, कहने का मतलब आरएचएस में जो भी है उसको कैलकुलेट कर लो, यानी कि जो भी डिस्प्लेस एयर हुआ उसमें से गैस का मास और गुब्बारे का मास घटा दो। जितना मास आएगा उतना मास, चाहे उससे कम मास को हमारा गुब्बारा कैरी करके ऊपर जा सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों। तो जब भी तुमसे पेलोड पूछेगा इक्वलिटी पे काम करना है। इक्वलिटी का मतलब मैक्सिमम मास निकालना है ना। अगर तुमसे पूछा जाए कि मैक्सिमम मास ऑफ पेलोड क्या होगा तो कितना हो जाएगा, यहीं पे इक्वलिटी लगा दो, है ना। तो इक्वलिटी के बाद आ जाएगा मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर माइनस मास ऑफ बलून माइनस मास ऑफ एयर। ठीक है, एक और चीज़ याद रखना, गुब्बारे का जो वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम है बिल्कुल उतना ही वॉल्यूम एयर का डिस्प्लेस होगा। गुब्बारा उतना ही एयर को डिस्प्लेस करेगा जितना उसका खुद का वॉल्यूम है। तो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बलून, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, नोट कर लो सारा। देखो बच्चों, इसी पे एक छोटा सवाल देखते हैं। कह रहा है कि एक बलून है जिसका वेट 50 kg है, इसको भर दिया गया 685 kg हीलियम गैस से। ठीक है, व्हाट विल बी इट्स पेलोड, पेलोड का मास पूछ रहा है। तो पेलोड क्या होगा, एमपी बराबर अभी क्या बताए थे, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर माइनस मास ऑफ बलून माइनस मास ऑफ गैस। तो डिस्प्लेस्ड एयर का मास कितना दिया है, इफ इट डिस्प्लेस्ड 5108 kg ऑफ एयर, यहाँ पे लिखते हो 5108 माइनस मास ऑफ बलून, बलून का मास कितना है 50 kg, और गैस हीलियम का डायरेक्ट मास दिया है। ज़रूरी नहीं है कि इतना आसानी से सारा डेटा हमेशा दे देगा। हो सकता है कि हीलियम का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर देता है, वहाँ से तुम मोल निकालते, फिर मोल से मास निकालते। ठीक है, तो ये सिंपल तरीके से कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बढ़िया सवाल है। बस इसको सॉल्व करोगे तुम्हारा केजी में पेलोड का मास आ जाएगा। नोट कर लो। अगला हेडिंग दो बच्चों, एक्वस टेंशन और वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। तो ये क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। ये प्रेशर नहीं है, वेपर प्रेशर है। वैसे तो कायदे से ये टर्म तुमको लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन यहाँ भी तुमको थोड़ा सा हम जानकारी दे रहे हैं, कुछ छोटा छोटा न्यूमेरिकल निकालने के लिए। ठीक है, तो देखो वास्तव में वेपर प्रेशर, किसी भी कंपाउंड का वेपर प्रेशर क्या होता है। तो मान लो कि कोई भी कंपाउंड है ए नाम का, ए नाम का लिक्विड है, उसको एक बंद बर्तन में रखोगे, जैसे वाटर के केस में ही बात करें, तो अगर वाटर को तुम एक बंद बर्तन में रखोगे, लिक्विड वाटर को, तो होता क्या है कि ये लिक्विड वाटर जो है वेपोराइज होना शुरू करता है। कब तक वेपोराइज होता है, तब तक जब तक कि इसके वेपर फेज और लिक्विड फेज में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश ना हो जाए। इक्विलिब्रियम एक नया टर्म सुन रहे हो जो कि तुम पढ़े नहीं हो अभी। जब इन दोनों में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, जब इन दोनों में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, उस समय ये जो भी वेपर है H2O का, उस वेपर का जो भी प्रेशर होता है उसे हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, कहने का मतलब H2O गैसियस का प्रेशर किसी भी टाइम पे वेपर प्रेशर नहीं कहलाता है। H2O गैसियस का जो प्रेशर है वो वेपर प्रेशर तभी कहलाता है जब वो अपने लिक्विड फेज के साथ इक्विलिब्रियम में रहे। ठीक है, तो तुम लिख सकते हो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज defined as pressure exerted by its vapor at the surface of its liquid phase when both are इन इक्विलिब्रियम। फिर से बोल रहे हैं बच्चों, इक्विलिब्रियम अभी तुम नहीं जानते हो, बाद में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो अगर ये दोनों इक्विलिब्रियम में है तो इसको लिखने का तरीका ये होता है कि H2O लिक्विड जो है वो अपने गैसियस फेज के साथ इक्विलिब्रियम में है, और जब इक्विलिब्रियम में होता है तो Kp नाम का एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, जो कि तुम लिखते हो Kp बराबर प्रोडक्ट जो है उसका पार्शियल प्रेशर। क्योंकि ये कांस्टेंट है, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है, इसका नाम में ही कांस्टेंट लगा है, तो ये कांस्टेंट होता है, बाद में पढ़ोगे। तो अगर ये कांस्टेंट है LHS, तो RHS भी इक्विलिब्रियम पे कांस्टेंट होगा। और RHS क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O है इक्विलिब्रियम का, जिसे हम क्या बोलते हैं,
वेपर प्रेशर ऑफ H2O, चाहे इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्वस टेंशन। तो तुम बोलोगे अभी हमारे काम का क्या है, सब कुछ तो हम बाद में ही पढ़ेंगे। तो अभी तुम्हारे काम का ये है कि ये वेपर प्रेशर जो है, ये कंटेनर के वॉल्यूम पे तुम इसका प्रेशर बढ़ा दो, प्रेशर घटा दो, किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है। तुम बोलोगे कैसे डिपेंड नहीं करेगा, हम प्रेशर बढ़ा देंगे तो इसका प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा। अगर मान लो तुम ऊपर से पिस्टन लगा के पिस्टन को दबाते हो, तो दबाओगे तो वॉल्यूम घटेगा, और वॉल्यूम घटेगा तो H2O का प्रेशर बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि जैसे ही H2O का प्रेशर बढ़ना शुरू होगा, ये गैसियस H2O कंडेंस करके लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तब तक कन्वर्ट होगा जब तक कि पुराना वाला प्रेशर फिर से मेंटेन ना हो जाए। ठीक है, अगर तुम पिस्टन को ऊपर ले जाओगे तो प्रेशर घटना शुरू होगा, लेकिन जैसे ही प्रेशर घटेगा नीचे से लिक्विड वेपोराइज करने लगेगा। कब तक वेपोराइज करेगा, जब तक कि फिर से पुराना प्रेशर मेंटेन ना हो जाए। कहने का मतलब बस एक चीज यहाँ पे याद रखना, जब भी कभी सवाल में वेपर प्रेशर चाहे एक्वस टेंशन वाटर का मेंशन करे, एक्वस टेंशन, एक्वा यानी पानी, एक्वस टेंशन का मतलब ही हो गया वेपर प्रेशर पानी का। अलग से पानी लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन वेपर प्रेशर लिखेगा तो साथ में उसको पानी लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दूसरे कंपाउंड का वेपर प्रेशर एग्जिस्ट करता है। यहाँ क्या याद करना है आपको, जब भी सवाल में वेपर प्रेशर चाहे एक्वस टेंशन मेंशन कर दे, याद रखना कि कमरे का वॉल्यूम चेंज हो, प्रेशर चेंज हो, है ना, सरफेस एरिया चेंज हो, उससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, टेम्परेचर चेंज होगा तब एक्वस टेंशन चेंज कर जाएगा। क्या याद रखोगे कि अगर टेम्परेचर चेंज करेगा तब एक्वस टेंशन चेंज करेगा, अदरवाइज चेंज करने वाला नहीं है। और टेम्परेचर चेंज करेगा तो किस प्रकार से चेंज करेगा, क्या P बराबर nRT के सहारे चेंज करेगा? तो एकदम नहीं। किस प्रकार से चेंज करेगा ये तुमको सवाल में दिया रहेगा, है ना। सवाल में सीधे सीधे तुमको एक्वस टेंशन का डेटा दिया हुआ रहेगा। अभी हम लोग एक दो न्यूमेरिकल देखेंगे, उससे तुमको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो सबसे काम का पॉइंट लिखो, वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड अपॉन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, प्रेशर ऑफ कंटेनर चाहे गैस, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड और अदर फैक्टर्स। ठीक है, किसी भी डिपेंड नहीं करता। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ये केवल और केवल किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब इस इंफॉर्मेशन को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे अभी हम लोग न्यूमेरिकल में देखेंगे। ठीक है, नोट करो इतना पहले। देखो बच्चों, मान लो कि ये एक कंटेनर है और इसमें पिस्टन लगा हुआ है, और अंदर में सपोज करो कि ऑक्सीजन गैस है, मॉइस्ट ऑक्सीजन है। मॉइस्ट ऑक्सीजन का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन तो होगा ही, साथ साथ H2O गैस भी होगा। तो देखो, सवाल में ज़रूरी नहीं है कि तुमको लिखेगा कि नीचे भी लिक्विड है। अगर तुमको सीधे ये लिख देता है कि एक्वस टेंशन जो है ना, एक्वस टेंशन का मतलब वाटर का ही होता है। एक्वस टेंशन मान लो सपोज करो कि प्रेशर बाहर से 180 mm और एक्वस टेंशन दिया हुआ है 60 mm। एक्वस टेंशन का मतलब क्या, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, है ना, 60 mm दिया हुआ है। तो 180 mm का मतलब क्या हुआ, 760 mm। तो जब एक्वस टेंशन देगा तो मान के चलना कि यहाँ पे लिक्विड वाटर भी है और दोनों साथ में इक्विलिब्रियम में है। और इससे और क्या पता चला, जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा ये टच से मस होने वाला नहीं है। अब एक काम करो, मान लो कि ये जो पिस्टन है इसको तुम बाहर की ओर खींचते हो, तो जब तुम इसको बाहर की ओर खींचोगे तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, तो मान लो बोल रहा है कि इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस टू 2 times ऑफ प्रीवियस वॉल्यूम, पुराने वॉल्यूम का दुगना हो गया, नया वाला वॉल्यूम जो है पुराने वॉल्यूम का दुगना हो गया। ठीक है, देन कैलकुलेट न्यू प्रेशर, नया वाला टोटल प्रेशर पूछ रहा है। तो देखो बच्चों, टेम्परेचर पे कोई कमेंट नहीं किया, तो मान के चलेंगे टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है। वॉल्यूम को 2 गुना किया तो तुम पढ़े हो कि मान लो PV बराबर nRT। अभी हमें नहीं पता कि P बराबर nRT O2 पे लगेगा या H2O पे लगेगा या दोनों पे लगेगा, अभी नहीं पता, ये बताएंगे थोड़ी देर में। लेकिन यहाँ से देखो, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है
और ये बंद बर्तन है तो मोल कांस्टेंट होगा, तो हम लिख सकते हैं कि प्रेशर प्रोपोर्शनल टू 1/वॉल्यूम है। ठीक है, कम से कम ऑक्सीजन के लिए तो हम लिख ही सकते हैं क्योंकि ऑक्सीजन का मोल कांस्टेंट है। H2O जो है हमारा वो तो कंडेंस भी हो सकता है ना, अपने प्रेशर को मेंटेन करने के चक्कर में वो अपना फेस बदल सकता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है प्रेशर प्रोपोर्शनल टू 1/वॉल्यूम, ये केवल तुम O2 के लिए लिखोगे, केवल O2 के लिए। अब देखो होगा क्या, तुम करो क्या, जब भी ऐसा सवाल है तो तुम करना क्या कि पुराने सिचुएशन में पहले दोनों का तुम वॉल्यूम निकाल लो। तो पुराने सिचुएशन में वॉल्यूम कितना है, सॉरी वॉल्यूम में प्रेशर निकाल लो। पार्शियल प्रेशर H2 का कितना है 60 mm है, तो पार्शियल प्रेशर O2 का कितना होगा, तो टोटल प्रेशर कितना है 760, और 760 में H2 हमारा 60 है तो रेस्ट कितना होगा 700 mm होगा, ऑक्सीजन निकल गया। अब देखो तुम वॉल्यूम को दुगना कर दिए, वॉल्यूम जैसे ही दुगना करोगे प्रेशर आधा हो जाएगा, तो नया वाला ऑक्सीजन का प्रेशर कितना हो जाएगा, तो पुराना ऑक्सीजन का प्रेशर कितना था 700, वो आधा हो गया, तो आधा होके कितना हो जाएगा 352 हो जाएगा। लेकिन H2O का नया वाला प्रेशर क्या होगा, तो H2O का नया प्रेशर पुराने एक्वस टेंशन के बराबर ही होगा क्योंकि टेम्परेचर हमारा चेंज नहीं हुआ है। और पहले H2O कितना था 60, अभी भी कितना होगा, अभी भी 60 टोरी होगा। तो क्या निचोड़ आया, क्या समझे तुम, जब भी ऐसा कुछ करे, जब भी ऐसा हरकत करे, एक्वस टेंशन दे दे, तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कितना भी भसड़ कर ले, एक्वस टेंशन को जस का तस रखना है ना, उस पर P बराबर nRT भूल के मत लगाना। लेकिन वाटर के अलावा जो भी दूसरा गैस है उस पर P बराबर nRT लगा के, जितना हम पहले सवाल किए थे उसके सहारे नया वाला प्रेशर, नया वाला वॉल्यूम जो चाहो सो निकाल सकते हो। ठीक है, तो नया वाला टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा बच्चों, टोटल प्रेशर नया वाला कितना 350 + 60 बराबर 410 mm हो गया। ठीक है, चाहे इतना टोर हो गया। आ गया समझ में, इसको नोट करो, एक और समझाते हैं इस पर। देखो बच्चों ये कैसे करेंगे, इसमें क्या बोल रहा है कि ऑक्सीजन और H2O का मिक्सचर है और वॉल्यूम है V लीटर कंटेनर का। पिस्टन को बाहर ले गया, बाहर ले जाकर वॉल्यूम को 3 भी कर लिया, वॉल्यूम 3 गुना कर दिया। तो वॉल्यूम 3 गुना किया तो प्रेशर जो है वो 3 गुना से घट जाएगा क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन किसका, तो ऑक्सीजन का घटेगा। लेकिन एक और गड़बड़ हो रहा है, क्या गड़बड़ हो रहा है, 300 केल्विन पहले टेम्परेचर था और अब टेम्परेचर बोल रहा है कि 600 केल्विन है, तो इसकी वजह से भी ऑक्सीजन का प्रेशर चेंज होगा। वॉल्यूम चेंज होने से भी ऑक्सीजन का प्रेशर चेंज होगा और प्रेशर के चेंज होने से भी, है ना, सॉरी टेम्परेचर के चेंज होने से भी ऑक्सीजन का प्रेशर जो है वो चेंज करेगा। लेकिन जो H2 है उसका 300 केल्विन पे एक्वस टेंशन दिया है 40 टोर और 600 पे सीधे दे दिया 60 टोर, तो तुमको H2O पे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे तुमको ऑक्सीजन पे काम करना होगा। तो कैसे काम करे बताओ, H2O का तो मिल गया हमको, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O 300 केल्विन में पहले काम करो। O2 कितना हो जाएगा, O2 हो जाएगा, टोटल प्रेशर है 760, 760 माइनस 40 करोगे तो 720 टोर आ जाएगा। ठीक है, 720 टोर हो गया। अब क्या बोल रहा है कि टेम्परेचर को 300 से 600 कर दो, तो पहले ऑक्सीजन के लिए इक्वेशन लिखो, PV बराबर nRT, किसके लिए, तो ऑक्सीजन के लिए। तो ऑक्सीजन का प्रेशर यहाँ पे कितना है 720 इंटू वॉल्यूम हो गया V, मोल मोल ही रहेगा, R R ही रहेगा, टेम्परेचर है हमारा 300 केल्विन, इसे हमने कर दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इधर आ जाओ, 600 केल्विन पे H2O का प्रेशर हमें पता है, ऑक्सीजन के लिए फिर से लिखो PV बराबर nRT और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का प्रेशर अब हमें नहीं पता, पहले पता था ऑक्सीजन का प्रेशर 720 था और अब हमें निकालना है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना हो गया 3V हो गया, nR इंटू टेम्परेचर कितना 600 केल्विन, लिख दिया हमने 600 केल्विन, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। एक काम करो, इक्वेशन नंबर 1 में 2 से डिवाइड कर दो, तो अगर डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 720 बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इंटू 3 आएगा, V से V कट गया, इज इक्वल टू nR से nR कट गया, 300/600 यानी आ गया 1/2। यहाँ से अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा 240 गुना 2 बराबर 480 टोर आएगा बच्चों। तो देखो हमने क्या किया, हमने H2O को साइड कर लिया और H2O को साइड करके ऑक्सीजन पे इनिशियल P बराबर nR2, ऑक्सीजन पे फाइनल P बराबर nR2 लिखा और दोनों का रेशियो ले लिया। ठीक है, रेशियो लेने से ऑक्सीजन का प्रेशर आ गया, तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा बच्चों 480 ऑक्सीजन का और H2O कितना है 60 जोड़ दो इसमें, ये हो गया 540 टोर के बराबर। आ गया आंसर।
नोट कर लो। अगला हेडिंग तो बच्चों ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारा मेन टॉपिक अब यही है, ठीक है। इसको अब हम लोग काफ़ी टाइम तक पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो डिफ्यूज़न और इफ्यूज़न दो टर्म होता है, एक होता है डिफ्यूज़न, एक होता है इफ्यूज़न। दोनों क्या क्या होता है, तो पहले डिफ्यूज़न समझो। डिफ्यूज़न, तो डिफ्यूज़न क्या होता है, तो डिफ्यूज़न सिंपली होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस, ठीक है। दो गैस अगर आपस में मिल जाए एक स्मॉल ऑरिफिस के सहारे, ठीक है। जैसे मान लो कि ये कंटेनर है और बीच में ऐसे पार्टीशन है और यहाँ पे है ना एक पिन होल है और इधर में गैस है और इधर भी गैस है, इधर गैस ए है और इधर गैस बी है। तो होगा क्या, इधर से गैस ए राइट हैंड साइड में जाएगा और उधर से गैस बी लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। तो इस घटना को हम बोलते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। लेकिन अगर मान लो सेम वही सेटअप है, एक साइड में गैस ए तो है लेकिन दूसरे साइड में वैक्यूम है, तो गैस ए तो उधर जाएगा लेकिन उधर से कुछ नहीं आएगा, तो इसे बोलते हैं गैस ए का इफ्यूज करना, है ना, एक कंटेनर से वैक्यूम में इफ्यूज करना। ये घटना कहलाता है इफ्यूजन, ठीक है। इसमें ध्यान से देखो, दो गैस आपस में मिक्स हो रहा है, बी अगर लेफ्ट साइड आएगा तो ए में मिक्स होगा, ए राइट जाएगा तो बी में मिक्स होगा, तो दोनों साइड मिक्सिंग हो रहा है, इसे बोलते हैं इंटरमिक्सिंग। तो डिफ्यूजन को हम लिख सकते हैं इंटरमिक्सिंग ऑफ gases through a small orifice is called diffusion. A small orifice, ये हो गया स्मॉल ओपनिंग, ऑरिफिस ओपनिंग को बोलते हैं स्मॉल ओपनिंग, ठीक है, इसे बोलते हैं डिफ्यूजन। और इफ्यूजन किसे बोलते हैं, ठीक है। तो इफ्यूजन किसे बोलेंगे, जब गैस पार्टिकल को हम सीधे सीधे वैक्यूम में भेजते हैं, है ना, तो एक कमरे से सीधे वो बाहर निकल रहा है, इस घटना को हम बोलते हैं इफ्यूजन, ठीक है। व्हेन गैस पार्टिकल्स आर अलाउड टू मूव आउट to vacuum from a small orifice, चाहे small opening, then it is called diffusion, ठीक है बच्चों। जब गैस पार्टिकल किसी ओपनिंग से वैक्यूम की ओर जाता है तो इस घटना को हम बोलते हैं इफ्यूजन, गैस का इफ्यूज होना ये कहलाता है। तो हम यही स्टडी करने जा रहे हैं कि गैस के डिफ्यूज़न का चाहे इफ्यूज़न का, दोनों को सेम सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। ये भी एक तरह से देखो तो ए का इफ्यूज़न हो रहा है दूसरे कंटेनर में और बी का इफ्यूज़न हो रहा है लेफ्ट वाले कंटेनर में, ठीक है। तो दोनों को हम अपने लेवल पे सेम सेंस में लेकर चलते हैं। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न भी बोल सकते हो, इफ्यूज़न भी बोल सकते हो। सवाल में डिफ्यूज़न लिखे चाहे इफ्यूज़न लिखे, बिल्कुल कन्फ्यूज़ मत करना, मान के चलना दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। इतना पहले नोट करो। देखो बच्चों, मान लो कि ये हमारा कंटेनर है जिसमें गैस ए है, ठीक है, और यहाँ पे एक ओपनिंग है जिससे बाहर निकल रहा है और बाहर में वैक्यूम है। तो गैस ए जो बाहर की ओर इफ्यूज़ करेगा, ठीक है, ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा, तो देखो किस पे डिपेंड करता है। ये इस बात पे डिपेंड करेगा गैस कितना भारी है। अगर हाइड्रोजन गैस है चाहे हीलियम गैस है तो बहुत तेज़ी से बाहर निकल जाएगा, हल्का गैस है। अगर CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो भारी गैस है, वो धीरे धीरे बाहर निकलेगा। साथ ही साथ इस बात पे डिपेंड करता है कि गैस का प्रेशर क्या है। अगर प्रेशर बहुत हाई होगा, एक पॉलिथीन में पानी भर के जोर से दबाते हो तो तुम नोटिस करते हो बहुत सारे ऑरिफिस से पानी का, है ना, बाहर एक लकीर निकलता है। जितना जोर से प्रेशर लगाते हो उतना तेज़ी से निकलता है। तो यहाँ भी प्रेशर जितना ज़्यादा होता है गैस का, उतना ज़्यादा मात्रा में गैस बाहर निकलेगा, तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूज़न ज़्यादा होगा। और किस पे डिपेंड करेगा, तो गैस का टेम्परेचर जो होता है उस पर भी डिपेंड करेगा, है ना। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा, आगे एक मैक्सवेल इक्वेशन आता है, वहाँ समझोगे। मैक्सवेल इक्वेशन की वजह से तुम नोटिस करोगे
कि टेम्परेचर के चेंज होने से गैस में जो मॉलिक्यूल है उसका स्पीड चेंज होता है, और गैस के मॉलिक्यूल का अगर स्पीड चेंज होगा तो तेजी से बाहर निकलेगा चाहे धीरे से बाहर निकलेगा, जो भी हो। और किस पे डिपेंड करेगा, ये जो होल है, जो पिन होल है, उसके एरिया पे डिपेंड करेगा, है ना। अगर बड़ा एरिया है तो ज़्यादा गैस बाहर निकलेगा, अगर कम एरिया है तो कम गैस बाहर निकलेगा। तो हम एक एक करके इन सारे फैक्टर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। फिलहाल हम लेकर चल रहे हैं कि मान लो इस कंटेनर में गैस ए भरा है, फिर ए को बाहर निकाल के बी को भर दिया है, और दोनों को हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। दोनों का प्रेशर सेम होगा, टेम्परेचर सेम होगा, और ये जो होल है वो भी दोनों केस में सेम होगा। तो अगर हम लिखें ग्राम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ एनी गैस, ठीक है, रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ एनी गैस into vacuum is inversely proportional to a square root of its molecular weight at same condition of temperature and pressure। तो क्या बोल रहा है बच्चों, ये कह रहा है कि मान लो ए नाम का गैस है, तो उसका रेट ऑफ इफ्यूजन जो है वो प्रोपोर्शनल किसके है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मॉलिकुलर वेट, यानी 1/√, मोलर मास ऑफ ए के प्रोपोर्शनल है। कब, जब प्रेशर और टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है, और बाहर में वैक्यूम हो। सिमिलरली अगर बी के लिए लिखोगे तो आर बी बराबर हो जाएगा √, मोलर मास ऑफ बी, और दोनों का अगर रेशियो लोगे, तो रेशियो अगर लोगे तो इक्वलिटी अगर रहा तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कट जाएगा, तो हम सीधे लिखेंगे RA/RB बराबर √, मोलर मास ऑफ बी डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ ए, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना अच्छे से। अगर टेम्परेचर प्रेशर सेम हो तब, है ना। RA/RB बराबर √MB/m है, जहाँ पे RA और RB रेट ऑफ डिफ्यूजन है ए और बी का, और MB और MA जो है वो ए और बी का मॉलिकुलर वेट है, ठीक है। एक और चीज़ बहुत ही अच्छे से याद रखना, साइड में लिख देते हैं, बहुत काम आएगा बाद में। फिलहाल तो हम सेम कंडीशन में देख रहे हैं। जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है बच्चों, वो प्रोपोर्शनल होता है P/√, टेम्परेचर इंटू मोलर मास इंटू एरिया के, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी न्यूमेरिकल में काम आ जाएगा। जब प्रेशर भी वेरी करा दिया, मोलर मास भी वेरी करा दिया, टेम्परेचर भी वेरी करा दिया, एरिया भी वेरी करा दिया, तब ये काम हो जाएगा। ये क्या है, ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जहाँ से गैस बाहर निकल रहा है, ठीक है। बाकी तो पता ही है, टी हो गया टेम्परेचर, एम हो गया मोलर मास, पी हो गया प्रेशर। तो हम इस पर फ्यूचर में आएंगे, लेकिन इसको तुम रट के रखना, ठीक है, ताकि जब ये आए तो तुम बिल्कुल इससे कंफर्टेबल रहो, ठीक है। देखो, तो यहाँ से हमारा काम शुरू होता है। जो RHS है उसमें प्रेशर, टेम्परेचर, एरिया सब कांस्टेंट है, तो केवल मोलर मास से हमने रिलेट किया। देखो ध्यान से, R जो है वो मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, √, लगा हुआ है, बाकी टर्म हमारा सेम है, तो सब कट गया। लेफ्ट साइड में क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए। तो किसी भी गैस का डिफ्यूजन को तुम कैसे मेजर करोगे। मान लो क्लासरूम में बच्चा है, तुमसे पूछे कि बच्चा छुट्टी होने पर किस गति से बच्चों के बाहर निकलने का रेट क्या है, तो तुम क्या बोलोगे, नंबर ऑफ बच्चा पर यूनिट टाइम। तो बिल्कुल उसी प्रकार से जब तुमसे पूछे कि बिल्कुल इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ए का, इसका मीनिंग क्या होता है, लॉ नहीं, लॉ तो उसका इक्वेशन आया, लेकिन रेट ऑफ डिफ्यूजन का मीनिंग क्या होता है, तो तुम बोलोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिफ्यूज्ड पर यूनिट टाइम। डिफ्यूजन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिफ्यूज्ड पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में ए का कितना मोल बाहर निकल गया चाहे डिफ्यूज कर गया। तो हम लोग इस पे भी बात करेंगे अच्छे से, प्रेशर वाले फैक्टर को इंट्रोड्यूस करके ही बात करेंगे। ये सबसे बेसिक लेवल पे हो गया, इसको पहले नोट करो। आगे लिखो बच्चों, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डिफाइंड एज, बिल्कुल बेसिक मीनिंग, लिटरल मीनिंग इसका, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डिफाइंड एज मोल्स ऑफ
गैस डिफ्यूज्ड चाहे इफ्यूज्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो अगर मान लो बोले कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए बराबर क्या होगा, तो आप लिखोगे मोल्स ऑफ ए डिफ्यूज्ड डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं मोल्स ऑफ ए डैश डिवाइडेड बाई टाइम टेकन बाई ए। डैश क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये डिफ्यूज हुआ हुआ मोल है ना। इनसाइड जैसे हम बाद में जब डिस्कशन करेंगे बच्चों, तो कन्वेंशन ये रहता है कि अंदर के मोल को Na और Nb ले लो, और जो मोल डिफ्यूज कर रहा है उसको Na डैश और Nb डैश कर लो। तो जो मोल डिफ्यूज कर रहा है उसे हम डैश लगा कर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अगर मान लो सिमिलरली बी के लिए लिखा जाए Rb बराबर, तो Rb बराबर क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ बी डिफ्यूज्ड डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, है ना, उतना डिफ्यूज होने में कितना टाइम लगा। तो ये हो जाएगा Nb डैश बाई Tb, और अगर रेशियो लोगे तो Ra बाई Rb बराबर आ जाएगा Na डैश बाई Ta डिवाइडेड बाई Nb डैश बाई Tb। ठीक है, मान लो कि Ta और Tb सेम है, कहने का मतलब सेम टाइम इंटरवल में हम देखना चाहते हैं कितना इफ्यूज किया, तो हम क्या लिख देंगे, हम लिखेंगे Ra बाई Rb बराबर Na डैश बाई Nb डैश, है ना। रेट ऑफ डिफ्यूजन के रेशियो को मोल्स डिफ्यूज्ड के रेशियो के टर्म में लिख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और यही केवल इंपॉर्टेंट नहीं है, देखो और क्या क्या लिख सकते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है। Ra बाई Rb बराबर क्या आया बच्चों, मोल्स ऑफ ए डिफ्यूज्ड डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ बी डिफ्यूज्ड। इसे हमने क्या लिखा, Na डैश बाई Nb डैश। अब एक बात बताओ, ऊपर नीचे अगर एवोगैड्रो नंबर से गुना कर दें तो मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। कहने का मतलब सेम रेशियो को तुम लिख सकते हो मॉलिक्यूल्स ऑफ ए डिफ्यूज्ड डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूल्स ऑफ बी डिफ्यूज्ड। ठीक है, यानी कैपिटल Na डैश बाई कैपिटल Nb डैश। कैपिटल N से हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और बताओ Pv बराबर nRT, तो प्रेशर टेम्परेचर अगर सेम है तो वॉल्यूम मोल के प्रोपोर्शनल। तो हम ये नोटिस कर रहे हैं कि ये रेशियो है, तो मोल जिस जिस क्वांटिटी के प्रोपोर्शनल होगा उन सभी से हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन प्रोपोर्शनैलिटी पे ही काम करता है। तो मोल होता है मॉलिक्यूल के प्रोपोर्शनल, तो तुम मॉलिक्यूल लिख दिए। मोल होता है वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल, तो आप लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ ए डिफ्यूज्ड, ठीक है, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ बी डिफ्यूज्ड। ऐसा भी लिख सकते हो, बहुत बार सवाल में दिया रहता है कि ए का जो, देखो ये कॉमा है बच्चों, ए डैश नहीं है ना, Na और Nb है, बाहर वाला डैश है। बहुत बार ऐसा देगा कि सेम टाइम इंटरवल में ए का वॉल्यूम कुछ डिफ्यूज हुआ, बी का वॉल्यूम कुछ और डिफ्यूज हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। जो रेट ऑफ डिफ्यूजन का रेशियो था वहीं पे तुम वॉल्यूम का रेशियो लिख सकते हो। ठीक है, क्या लिख दोगे, वॉल्यूम डिफ्यूज्ड ऑफ ए डिवाइडेड बाई वॉल्यूम डिफ्यूज्ड ऑफ बी। अब एक बात बताओ, डिफ्यूजन कहाँ से हो रहा है, इस होल से हो रहा है। तो अगर इस होल का क्रॉस सेक्शनल एरिया फिक्स है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो वॉल्यूम जो इसे डिफ्यूज करेगा वो क्या होगा, क्या हम बोल सकते हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ होगा। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। जैसे गैस यहाँ से डिफ्यूज होकर निकल के फैल गया, लेकिन हाइपोथेटिकली अगर वो नहीं फैलता तो वो सीधे पाइप की तरह जाता, तो उस पाइप का वॉल्यूम क्या होता, सरफेस एरिया इंटू लेंथ होता। तो हम चाहें तो ये जो वॉल्यूम का रेशियो है इसको तुम लेंथ भी लिख सकते हो, है ना। इसे हम चाहें तो लिख सकते हैं लेंथ इफ्यूज्ड बाई ए डिवाइडेड बाई लेंथ इफ्यूज्ड बाई बी। बहुत इंपॉर्टेंट है, एल ए बाई एल बी, है ना। गैस कितना लेंथ इफ्यूज करेगा वो यहाँ से निकल के आता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, हमने टी और टीबी को एक दूसरे से कैंसिल कर दिया था, अगर बराबर है तब, अगर बराबर नहीं होगा तो इन सभी में टी और टीबी लगा हुआ है ना। मोल्स बाई टी ए मोल्स बाई टीबी, मॉलिक्यूल बाई टी ए मॉलिक्यूल बाई टीबी, वॉल्यूम बाई टी ए वॉल्यूम बाई टीबी, लेंथ बाई टी ए लेंथ बाई टीबी। तो लेंथ इफ्यूज्ड बाई टी ए और लेंथ इफ्यूज्ड बाई टीबी, तो लेंथ इफ्यूज्ड बाई टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। तो हम चाहें तो यहीं पे ये भी लिख सकते हैं कि Ra बाई Rb जो है वो वेलोसिटी, ये वॉल्यूम नहीं है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ इफ्यूजन ऑफ ए डिवाइडेड बाई
वेलोसिटी ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ बी है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ ए बाय वेलोसिटी ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ बी। और ये जो वेलोसिटी होता है, ये जो वेलोसिटी होता है, इसी को तुम पढ़ोगे आगे मैक्सवेल में कि वो बराबर हो जाता है √8 RT/πm के, और वहाँ से पीछे जो मोलर मास का रिलेशन हम दिखाए थे वो आया था, ठीक है। तो उसको हम बाद में रिलेट कर देंगे, तुम बस यहाँ तक लिख कर रखो। और ये सब इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। अभी हम क्या सीखा है कुछ देर पहले, RA/RB बराबर √MB/MA, ये अभी तुमको सिखाएं। तो ये जो LHS देख रहे हो, LHS, इसको हम लिखना तुमको सिखा रहे हैं। RHS पे बाद में काम करेंगे। LHS को, रेट ऑफ डिफ्यूजन को और क्या क्या लिख सकते हो, मोल का रेशियो लिख सकते हो, मॉलिक्यूल का रेशियो, वॉल्यूम का रेशियो, लेंथ का रेशियो लिख सकते हो, वेलोसिटी का रेशियो भी लिख सकते हो। RHS हमारा हर जगह पे फिक्स रहेगा, तो तुम्हें इनमें से कुछ भी से रिलेट करके दे सकता है सवाल, ठीक है। नोट कर लेता। अब देखो बच्चों, रेट ऑफ डिफ्यूजन को थोड़ा प्रेशर से रिलेट किया जाए तो अगर मान लो कमरे में गैस है, तो गैस का पार्शियल प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उतना तेज वो बाहर क्यों रहेगा, वही सेम चीज़ है ना। अगर मान लो एक गुब्बारे में हवा भरते हो तुम, तो और उसमें एक छोटा सा होल है, बिल्कुल महीन सा होल है, तो गुब्बारे को जितना ज़ोर से दबाओगे हवा उतना तेज से बाहर आएगा, क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है। तो हम ये लिख सकते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है। तो देखो क्या क्या हुआ, रेट ऑफ डिफ्यूजन ए का अगर लिखोगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए के प्रोपोर्शनल, और ये पहले से मोलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो था ही स्क्वायर रूट लगा के, तो दोनों को जब मर्ज करोगे तो ये हो जाएगा RA इज प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ए। सिमिलरली बी के लिए क्या लिखोगे, मान लो बी नाम का गैस है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ बी। और अगर दोनों का रेशियो ले लें तो RA/RB इज इक्वल टू PA/PB √MB/MA, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चाहो तो तुम पहला वाला इक्वेशन भूल भी सकते हो, क्योंकि इसी इक्वेशन का वो स्पेशल केस है। अगर इस इक्वेशन में तुम प्रेशर को सेम कर दो तो PA/PB कट जाएगा और पुराना इक्वेशन आ जाएगा। और क्या बताएं, RA/RB को क्या लिख सकते हो, तो RA/RB हो सकता है मोल ऑफ A फ्यूज्ड बाई मोल ऑफ B फ्यूज्ड, चाहे वॉल्यूम ऑफ A फ्यूज्ड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ B फ्यूज्ड, चाहे क्या लिख सकते हैं बच्चों, लेंथ इफ्यूज्ड बाई A बाई लेंथ इफ्यूज्ड बाई B। लेकिन कब, जब TA बराबर TB हो, टाइम टेकन दोनों के द्वारा सेम हो, ठीक है। इतना नोट करो पहले। देखो बच्चों, कुछ आसान सा सवाल देखा जाए। कह रहा रेट ऑफ डिफ्यूजन SO2 का 2 टाइम्स है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस X नाम के गैस की तुलना में। तो कह रहा मॉलिकुलर वेट X का बताइए, और कोई जानकारी नहीं दिया, तो मान के चलेंगे कंडीशन सेम है। तो जो दिया रहे ना उसे पहले लिख दो, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ SO2 बाई रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ X बराबर क्या लिखेंगे, √ मोलर मास ऑफ X बाई मोलर मास ऑफ SO2। और ये कितना दिया है, SO2 का रेट ऑफ डिफ्यूजन 2 गुना है, तो ये वाला जो वैल्यू है ये 2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो मोलर मास ऑफ X, SO2 का मोलर मास 64, ये उधर गया तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और यहाँ से आप मोलर मास X का निकालोगे तो आ जाएगा 4 गुना 64, आंसर आ गया, खत्म। इसको देखो, इसमें करा कैलकुलेट रिलेटिव रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन एंड SO2 एट सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो पहला सॉल्व करते हैं पहले, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ SO2 इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ SO2 बाय मोलर मास ऑफ मीथेन, सेम कंडीशन है। तो ये इक्वेशन क्या लिखा जाए, 64/16 है ना, तो 4 का रूट 2 आ जाएगा, खत्म हो गया। सेकंड पार्ट में क्या कर रहे हो, सेकंड पार्ट में सेम कंडीशन नहीं है, बोल रहा है कि पार्शियल प्रेशर का जो रेशियो है 3:1 है, तो कोई बात नहीं, उसको भी हम इनकॉर्पोरेट कर देंगे। RCH4/RSO2 बराबर पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4 बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 अंडर रूट मोलर मास ऑफ SO2 बाई मोलर मास ऑफ CH4। क्या नोटिस किए, प्रेशर भी आ गया, मोलर मास भी आ गया। प्रेशर का रेशियो क्या है, 3:1, हमने लिखा 3:1, ठीक है, इंटू अंडर रूट
64/60 मोलर मास लिख दिया हमने। ये सॉल्व होके 2 आया था, तो 3 × 2 बराबर हो जाएगा 6:1। हो गया बच्चों, नोट कर लो। तो बच्चों आज हमने ग्राहम्स लॉ का बिल्कुल बेसिक देखा है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट। अगले क्लास में हम इसी को और देखेंगे और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे और भी बहुत सारा फैक्टर इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास अच्छे से करना, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।